दिसंबर 2007 की रात जब बेनज़ीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम उन तक पहुंचा था कि वो एक अहम काम के सिलसिले में उनसे मिलना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात गए नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे हुई और बेनज़ीर के अलावा उनके सलामती के मुशीर रहमान मलिक भी इसमें शामिल थे। नदीम ताज ने उन्हें बताया कि उस दिन कोई उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज को अपने ज़राए से इतना यकीन था कि वो खुद भी देर रात बेनज़ीर भुट्टो की इस्लामाबाद रिहाइशगाह पहुंचे थे। बेनियट जॉन्स अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में ताकत के लिए जद्दोजहद में भुट्टो ख़ानदान में लिखते हैं कि ये सुनते ही बेनज़ीर को शुबा हुआ कि नदीम ताज कहीं उन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे। उन्होंने नदीम ताज से कहा कि अगर आप उन खुदकुश बमबारों के बारे में जानते हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। नदीम ताज का जवाब था कि ये नामुमकिन है क्योंकि इससे हमारी इंटेलिजेंस के राज अफशा हो जाएंगे। इस पर बेनज़ीर ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें, आप न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। आईएसआई के सरबराह ने वादा किया था कि वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। बेनज़ीर भुट्टो जब जनरल ताज से मिल रही थी, उनके कातिल उनके कत्ल की हतमी तैयारी कर रहे थे। बेनियट जॉन्स लिखते हैं कि आधी रात के बाद तालिबान हैंडलर नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। इसी दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गुल और रफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना करके आए थे, जहां बेनज़ीर भुट्टो को शाम को जलसे से खिताब करना था। उस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट्स पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मंसूबा ये था कि बेनज़ीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगी। ये दोनों अफराद वहां से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर वापस आए और बिलाल को कुछ कारतूसों के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड दिया गया। हसनैन ने बिलाल को मशवरा दिया कि ट्रेनर के जूते की बजाय कुछ और पहने, क्योंकि अफवाज को ये सिखाया जाता है कि जिहादी ट्रेनर जूते पहनते हैं और वो उन्हें शुबे में पकड़ सकते हैं। बिलाल ने मशवरे के बाद जूते की जगह चप्पल पहन ली। नमाज पढ़ने के बाद हसनैन बिलाल को इस गेट तक ले गए जो उनके ख्याल में बेनज़ीर इस्तेमाल करने वाली थी। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग अवे विद मर्डर नामी किताब लिखने वाले हेराल्डो लिखते हैं कि 27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे के बाद वो अमीन फ़हीम और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर के साथ अफगान सदर हामिद करज़ई से मिलने गई। करज़ई इस्लामाबाद के सरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे हुए थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आईं। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। दोपहर को बेनज़ीर गाड़ियों के काफिले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गई। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूजर में पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तोकीर कायरा थे। इनके बिल्कुल पीछे बेनज़ीर की सफ़ेद रंग की लैंड क्रूजर थी और दोनों तरफ कायरा की 2 और गाड़ियां चल रही थीं। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा वीगो पिकअप चल रहे थे। इनके पीछे जरदारी हाउस की स्याह मर्सिडीज बेंज थी जो बुलेट प्रूफ थी और ज़रूरत पड़ने पर बेनज़ीर उसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनज़ीर भुट्टो की कार में सामने वाली सीट पर उनके ड्राइवर जावेदुर रहमान और दाईं जानिब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज़ हुसैन बैठे थे। दरमियानी नशिस्त पर बाईं तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम, वस्त में बेनज़ीर भुट्टो और दाईं जानिब बेनज़ीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थी। 2:15 पर बेनज़ीर का काफिला फैज़ाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई। 2:56 पर बेनज़ीर का काफिला दाएं मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड मोड़ पर आया और लियाकत बाग के वीआईपी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त बेनज़ीर भुट्टो खड़ी हुई और उनके लैंड क्रूजर की छत से उनका चेहरा जाहिर हुआ। वो लोगों की तरफ हाथ हिला रही थी और उनका सलाम कबूल कर रही थी और उनकी गाड़ी लियाकत रोड पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बेनज़ीर भुट्टो की हिफाजत करने वाले लोगों ने एक बार भी उन्हें नहीं रोका कि इस तरह खड़े होना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। हेराल्डो लिखते हैं कि 3:16 पर बेनज़ीर के काफिले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रुकना पड़ा क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। इस दौरान बेनज़ीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी पर खड़ी रहीं और उनका चेहरा स्केप हेज के बाहर नजर आता रहा। इसके बाद बेनज़ीर ने तकरीबन 10,000
15,000 लोगों के सामने आधे घंटे की तकरीर की। इस दौरान उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर ख़त्म होते ही पूरा इलाका बेनज़ीर जिंदाबाद और बेनज़ीर वज़ीर आज़म के नारों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनज़ीर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। उनकी कार काफ़ी देर तक रुकी रही क्योंकि उनके हामियों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ को देखकर बेनज़ीर खड़ी हो गईं और उनकी इमरजेंसी हेड से उनके सर और कंधे नजर आने लगे। इस वक्त 5:10 हुए थे। बेनियट जोन्स लिखते हैं कि सुबह से इंतज़ार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि अब सही वक्त आ गया है। वो पहले बेनज़ीर की गाड़ी के सामने गया और फिर इसके बगल में जा पहुंचा जहां लोग कम थे। इसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की। चूंकि वो थोड़ी दूरी पर था लिहाजा वो सिर्फ इसके बाजू को छू सका। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनज़ीर स्कैप हिच के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो ही वो नीचे गिरी बिलाल ने खुदकुश बम भी फोड़ दिया। जबकि हेराल्डो लिखते हैं कि नाहिद खान जो बेनज़ीर के दाएं जानिब बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों की आवाज़ सुनी बेनज़ीर नीचे गिरी और उनके सर का दायां हिस्सा उनकी गोद में गिरा। उनके सर और कान से तेज़ी से खून बह रहा था और उनके खून से मेरे सारे कपड़े तर हो गए। मखदूम अमीन फ़हीम जो बेनज़ीर के बाईं तरफ बैठे थे, उन्होंने बताया कि जब बेनज़ीर गिरी तो उनके जिस्म में ज़िंदगी की कोई अलामत नहीं थी। उनकी गाड़ी में किसी और को कोई शदीद चोट नहीं आई। वहाँ एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनज़ीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे के रिम पर चलाते हुए इसे रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल की तरफ ले गया। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद इसने इसी हालत में कार को बाईं तरफ मोड़ दिया। कार उसी हालत में कुछ किलोमीटर तक चलती रही। एक जगह जब लैंड क्रूजर ने यू टर्न लेना चाहा तो वो रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। जाए वकुआ पर मौजूद 2 कमांडो गाड़ियों ने बेनज़ीर की गाड़ी के पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन वो आगे की लाशों और जख्मी अफराद की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी। नाहिद खान ने बताया कि हमारे सामने बेनज़ीर को टैक्सी में हस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस का कुछ पता नहीं था। हम टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे कि 2 या 3 मिनट में एक जीप आकर रुकी। हम बेनज़ीर को उस जीप में हस्पताल ले गए। वो जीप बेनज़ीर की तर्जुमान शेरी रहमान की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सब हमले के 34 मिनट बाद हस्पताल पहुंचे। हस्पताल पहुंचने के फ़ौरन बाद बेनज़ीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। उनकी ना तो नब्ज़ चल रही थी और ना ही वो सांस ले रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहरी हुई थीं और टॉर्च की रोशनी से भी उनमें कोई हरकत नहीं थी। उनके सर से मुसलसल खून निकल रहा था। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर सईदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर औरंगज़ेब खान भी उनकी मदद को पहुंचे। 1 मिनट के अंदर उनके गले में एक ट्यूब डाली गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनज़ीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने उनका सीना चाक किया और दिल को पंप करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनज़ीर को मुर्दा करार दे दिया गया। सारे मर्दों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर कुदसिया अंजम कुरैशी और नर्सों ने उनके जिस्म को साफ किया और सर की चोट पर पट्टी लगाई। उनके खून से भीगे हुए कपड़े तब्दील किए गए और उन्हें अस्पताल के कपड़े पहना दिए गए। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनज़ीर अस्पताल पहुंची तो उनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर उनका दुपट्टा कहाँ गया। उनके डेथ सर्टिफिकेट नंबर 202877 में मौत की वजह के कॉलम में लिखा गया कि पोस्टमार्टम के बाद इल्म होगा। डॉक्टर मुसद्दिक खान ने पुलिस चीफ सऊद अजीज से 3 बार पोस्टमार्टम की इजाज़त तलब की, लेकिन उन्होंने 3 बार इसकी इजाज़त नहीं दी। बाद में उन्होंने ये कहते हुए फैसले का दिफा किया कि उन्हें बेनज़ीर के अहले खाना से इजाज़त नहीं मिली है। जब अस्पताल के बाहर बेनज़ीर की मौत का ऐलान किया गया तो वहां खड़े हजूम के मुंह से एक आह निकली। वो हैरान और गमज़दा भी थे कि एक और भुट्टो ने पुरतशद्दुद मौत को गले लगा लिया। बेनज़ीर के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फौजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। उनके एक भाई शाहनवाज की जहर की वजह से मौत हुई और दूसरे भाई मुर्तज़ा की गोली लगने से मौत हो गई थी।
रात 10:35 पर बेनज़ीर की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर करीबी चकलाला एयरबेस ले जाया गया। 28 दिसंबर की रात 1 बजे उनकी मैयत उनके शोहर आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दी गई, जो चंद मिनट कबल दुबई से वहां पहुंचे थे। जब जरदारी पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे भी बेनज़ीर की मैयत का पोस्टमार्टम करने की इजाज़त तलब की गई, लेकिन उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। 28 दिसंबर सन 2007 को लाड़काना में गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो को सपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान वापस आने से पहले वो अमेरिका से स्पेन जा रही थीं। तैयारे में अमरीकी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ादा और उनकी अहलिया भी उनके हमराह थे। तैयारे की मेज़बान ने बेनज़ीर को अवन से बराह रास्त निकली ताज़ा कुकीज़ खाने की पेशकश की। बेनज़ीर ने शाइस्तगी से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इन दिनों वो अपना वज़न कम कर रही हैं, लेकिन एक ही सेकंड के अंदर उन्होंने एयर होस्टेस को वापस बुलाया और कहा, चलो ले आओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे चंद महीनों में मर ही जाना है। तो क्या बेनज़ीर को अपनी मौत का पहले से अंदाज़ा था? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।